विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। राष्ट्रपति का भी भाषण कर रहे थे हम। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं बता रहा हूं कि सरकार भारत की युवा शक्ति की शिक्षा और कौशल विकास के लिए, अरे भैया सबसे अधिक युवाओं वाला देश है भारत, लेकिन मैंने कहा एक कमी रह गई कि स्किल्ड नहीं है। स्किल्ड होते तो मेरे ख्याल से आप सरकारी नौकरी की तरफ नहीं झांक रहे होते, नहीं ताक रहे होते। स्किल्ड नहीं है, इसलिए सरकार भारत की युवा शक्ति की शिक्षा और कौशल के लिए निरंतर नए कदम उठा रही है। मानव संसाधन समझते हो आप? मानव रिसोर्सेज जो होता है, अगर उसका डेवलपमेंट हो जाए ना, तो समझ लीजिए यही एक ऐसी चीज है जो समय के साथ साथ क्या करती रहेगी, मतलब इतना ज्यादा विकास होगा, क्योंकि और चीजों में डेप्रिसिएशन आता है। क्या आता है? जैसे माना सरकार अगर क्या करे, बिल्डिंग बनाए, क्या करे, बिल्डिंग बनाए, जैसे एम्स ही है मन, ठीक है चलो जी, तो इसका डेप्रिसिएशन मतलब जैसे दिल्ली का एम्स देखा होगा, उसकी बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी हैं, वो व्यवस्थाएं नहीं है, मतलब खर्च करेगी, आपको स्किल्ड करेगी, तो आप अपना तो करोगे विकास, साथ में देश को भी क्या करोगे, विकास करोगे। आप अगर स्किल्ड हो गए तो आप सड़कों पर कम से कम जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे तो नहीं लगाओगे, तब आप क्या करोगे, अपना काम करोगे। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे कब लगते हैं? तब लगते हैं जब आदमी या तो बहुत सेटिस्फाई होता है, या उसका कोई हित टकरा रहा होता है, या उसका कोई मुर्दाबाद के नारे तब लगाता है जब वो असंतुष्ट होता है। असंतुष्ट कब होता है? जब कुछ मिलता ही नहीं उसको। यही तो होता है। स्किल्ड होंगे, अपना काम करेंगे, सुबह उठेंगे, अपना काम करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, और अपने आप भी समृद्ध होंगे और देश को भी समृद्ध करेंगे। तो सरकार भारत की युवा शक्ति की शिक्षा और कौशल विकास के लिए निरंतर नए कदम उठा रही है। इसके लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है। क्या बनाई गई है? बड़ा मुश्किल हो गया भाई उस अंग्रेज मैकॉले की जो शिक्षा नीति थी उससे बाहर निकलना। क्या हो गया? आज तक नहीं निकल पाए मैकॉले की शिक्षा नीति से हम, लेकिन अब धीरे धीरे प्रयास चल रहे हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है और उसे तेजी से लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा और भारतीय भाषाओं में शिक्षा पर बल दिया गया है। और मैं यहां पर एक गुहार और करूंगा कि यूपीएससी को भी समझा दिया जाए कि भारतीय भाषाओं में रिजल्ट के परसेंटेज को जल्दी से जल्दी बढ़ा दें, नहीं तो क्या होगा, आने वाले समय में क्रांति हो सकती है। क्या हो सकती है? अगर सिर्फ इंग्लिश मीडियम को आप प्रायोरिटी देते हो और क्षेत्रीय भाषाओं और भारतीय भाषाओं को प्रायोरिटी नहीं देते हो, तो उबाल जो है वो अंदर ही अंदर चल रहा है। सरकार को समझना पड़ेगा इस चीज के लिए। या तो फिर ये बातें ना करें बड़ी बड़ी कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा, मातृभाषा और भारतीय भाषाओं में शिक्षा पर बल दिया गया है। यार अगर आप मातृभाषा और भारतीय भाषाओं में शिक्षा दे रहे हो तो साथ में फिर जो टॉप की सर्विसेज हैं उसमें इन भाषाओं को क्या करो, सम्मान दो। क्या करो? सम्मान दो। समझ में आ गया? इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज जैसे विषयों की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में प्रारंभ कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? सरकार के प्रयासों से देश में ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है। क्या हुआ है भाई? आप जैसे नहीं होता कि एडमिशन ले लिया, प्ले ग्रुप भी पढ़ लिया, उसके बाद भी पढ़ लिया, उसके बाद फिर आगे जाके 8वीं की और उसके बाद क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, वो खराब माना जाता है। तो ड्रॉप आउट रेट कह रहे हैं कि अब कम हुआ है। उच्च शिक्षा में छात्राओं के दाखिले ज्यादा हो रहे हैं। वास्तव में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी देखते हैं तो गर्ल्स ज्यादा है। यहाँ थोड़ा अपवाद है, लेकिन गर्ल्स ज्यादा होती हैं, गर्ल्स पढ़ाई कर रही हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थी के नामांकन में लगभग 44% वृद्धि हुई है। कितनी? ये एक अच्छी खबर है कि शेड्यूल कास्ट में भी विद्यार्थियों के नामांकन में 44% की वृद्धि हुई है। नामांकन में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की 65% और ओबीसी के विद्यार्थियों की 44% से अधिक वृद्धि हुई है। ये तो हम अपने राज्य में भी देख रहे हैं यार। जनजातियां पहले कहां प्रिपरेशन कर रही होती थी, हालांकि हमारे उत्तराखंड में तो बहुत पहले से कर रही है। भोटिया जनजाति, सीनियर आईएएस जितने भी हैं सब किसके हैं? भोटिया जनजाति से बने हैं। लेकिन अब हमने देखा वो जनजातियां भी इन क्षेत्र इस उसमें आ गई हैं, पढ़ाई पर जोर दे रही हैं जो नहीं देती थी पहले। थारू आ रही हैं, जौनसारी मेरे ख्याल से इस समय नंबर 1 पर है, जौनसारी जनजाति, ठीक है। भोटिया जनजाति पहले से ही बहुत आगे रही है पढ़ाई में, ठीक है। और कौन कौन सी है? राजी जनजाति भी पीछे है हमारी, लेकिन उसमें भी थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है, ठीक है जी। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों में 65%, ओबीसी के विद्यार्थियों में 44% से अधिक की वृद्धि हुई है। इनोवेशन, नवोन्मेष, इनोवेशन बोलते हैं नवोन्मेष, नए आविष्कार, नई चीजें,
इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि अंतर्गत 10,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए गए हैं। इनमें 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थी जुड़े हैं। वर्ष 2014 तक देश में 7 एम्स और 390 से कम मेडिकल कॉलेज थे। कितने? अरे भैया पहले बहुत कम थे एम्स, है ना। लास्ट स्टेज जब होती है कहां जाता है आदमी? एम्स, ठीक है। और उसमें भी आपने देखा होगा दिल्ली नंबर 1 पे। हालांकि जो सुविधाएं वहां पर सुविधाएं हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल जो सुविधाएं हैं वो भी कम है वहां पर। उससे ज्यादा जो स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ऋषिकेश का ज्यादा बेटर है। इसका यानी पेशेंट के लिए हो सकता है वहां पर ठीक हो, लेकिन जो साथ में जो लोग जाते हैं उनके लिए ऋषिकेश बेस्ट है, ठीक है। तो भाई 7 एम्स है, 390 से कम मेडिकल कॉलेज थे। पिछले दशक में 16 एम्स। कितने? और जो ये ऋषिकेश वाला एम्स है अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। किसकी? अटल जी ने बोल दिया था ऋषिकेश में खुलेगा एम्स, ठीक है। तो 16 एम्स और 315 मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए हैं। कहा 390 थे, अब कितने हो गए? और 315 और मेडिकल कॉलेज क्या है? खुले हैं। वैसे भी डॉक्टर पेशेंट अनुपात कम है इस देश में, मतलब कई लोगों पर एक डॉक्टर है खाली। अब आप देख रहे होंगे कि जगह जगह डॉक्टर्स की संख्या क्या हो रही है। जैसे डेंटिस्ट देखे होंगे आपने, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट देखे होंगे। पहले हम देखते थे कि पूरे उत्तराखंड में क्या 2-4 डर्मेटोलॉजिस्ट थे, आज हम हर जगह पर देखते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। ब्रेन सर्जरी वाले जो थे वो एक ही व्यक्ति थे पहले, अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि और भी हैं। हार्ट वाले पहले बहुत कम थे, हार्ट में अब क्या है? बड़े हैं डॉक्टर्स, बड़े हैं और बहुत अच्छी डिग्रियों के साथ आए हैं। चलिए जी, 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। पिछले दशक में एमबीबीएस की सीटों में 2 गुने से भी अधिक की वृद्धि हुई है। कितने? बस अब ईश्वर से प्रार्थना है कि ये जितने भी लोग हैं ये थोड़ा पहाड़ों की तरफ भी क्या करें, अपनी सेवाएं प्रदान करें। और मैं ये चाहता हूं कि जिस दिन पहाड़ पर ये अच्छे मैक्स जैसे, ठीक है सरकारी भी होने चाहिए, लेकिन जैसे बड़े हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं जिस दिन हो जाएंगी, आधी टेंशन आधा प्लान खत्म है उस दिन, क्या है। और जिस दिन ये बड़े बड़े स्कूल सिर्फ देहरादून तक सीमित ना रहकर ऊपर भी क्या करेंगे, अपनी ब्रांचेस खोलेंगे, उस दिन समझ लीजिए प्लान क्या हो गया। क्योंकि प्लान हो ही किसके नाम पर रहा है? नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 स्वास्थ्य, नंबर 3 रोजगार। ठीक है, रोजगार कर लेंगे, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य दे दो पहले, रोजगार अपना आप हो जाएगा। पर्यटन क्षेत्र युवाओं के लिए रोजगार देने वाला एक बड़ा सेक्टर है, ये तो आप जानते ही हैं। राफ्टिंग का वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर रिवर राफ्टिंग का है ना, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन रिवर राफ्टिंग नंबर 1 पर है यहाँ पर। तो पर्यटन क्षेत्र युवाओं के लिए रोजगार देने वाला एक बड़ा सेक्टर है। सरकार ने बीते 10 वर्ष में पर्यटन के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या के साथ ही भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है। कोरोना ने एक चीज समझाई, कुछ होटल्स ऐसे थे जो कि लोकल लोगों को क्या नहीं करते थे, यानी भारतीय उनको ज्यादा प्रायोरिटी प्रेफरेंस नहीं देते थे। क्या नहीं देते थे? हालांकि हमारे पास आर्टिकल 15 है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, लेकिन कुछ इस तरह के नॉर्म्स बनाए हुए थे कि विदेशियों को ज्यादा क्या प्रायोरिटी देते थे। जब कोरोना हुआ तो विदेशी तो आए नहीं, और जब हमारे लोगों ने उस सेक्टर को उठाया तो उनकी समझ में एक चीज आई कि यार पैसे की कमी नहीं है भारतीयों के पास, क्या है, अच्छी सर्विस दे दो, थोड़ा साफ साफ करके बोल दो, फिर उसके बाद वो टिप नहीं देते हैं विदेशी, हमारे लोग दिल खोल के देते हैं। क्या देते हैं? और समझ में आ गया। ठीक है, मोदी जी ने भी बोला कि पहले अपने देश के अंदर घूमिए भाई, क्या कीजिए, सर्कुलेशन होता है मनी का। क्या होता है? मनी का सर्कुलेशन होता है, इकोनॉमी अच्छी रहती है। क्या रहती है? तो भारत आने वाली विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है, विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है। पर्यटन के क्षेत्र में जो वृद्धि हो रही है, इसका कारण भारत की बढ़ती हुई साख है। आज दुनिया भारत को देखना और जानना चाहती है। इसके अलावा शानदार कनेक्टिविटी विकसित होने के कारण भी पर्यटन का दायरा बड़ा है। जगह जगह एयरपोर्ट्स बनने से बहुत फायदा हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में आज रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। कहां? देखिए, पहले एक ही ऑप्शन होता था, कहां जाना जी? कश्मीर। कहां जाना? कश्मीर। अरे भैया नॉर्थ ईस्ट जाके देखो आप, वो भी बहुत सुंदर है।
सिक्किम जाके देखो, आपको लगेगा ही नहीं कि आप भारत में इतनी साफ सफाई है और इतना अच्छे लोग हैं सिक्किम में कि आपको ऐसा लगेगा कि बस पैसा क्या हो गया, वसूल हो गया। आप उत्तराखंड अंदर तक जाइए, ऊपर तक जाइए, खाली ऋषिकेश तक सीमित मत रहिए, उत्तराखंड में भी कम सुंदरता नहीं है। समझ में आया? नॉर्थ ईस्ट में अच्छा है घूमने के लिए, सिक्किम में अच्छा है, और आपका कहां, नॉर्थ ईस्ट में आज रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को लेकर उत्साह चरम पर है। मैंने कह दिया आने वाले समय में जो डेस्टिनेशन होंगे वो कहां होंगे। अभी तक क्या होता था कि अभी तक सरकार करती थी, जैसे एसबीआई है, एसबीआई क्या करती है कि 2-3 सालों में अपने जो एम्प्लॉय होते हैं उनको घूमने का पैसा देती है। क्या देती है? और कुछ छुट्टी देती है, घूमने का पैसा देती है, ताकि माइंड फ्रेश कर सकें। क्या कर सकें? माइंड फ्रेश कर सकें। लेकिन सरकार क्या करती थी, बाध्य करती थी, आपने अंडमान निकोबार का पैसा देती थी। कहां का? जाइए अंडमान निकोबार घूम के आइए, जाइए लक्षद्वीप घूम के आइए, ताकि क्या हो, वहां पर्यटन बढ़े। सरकार की कुछ नीतियां होती हैं। क्या होती हैं? लेकिन अब आने वाले समय में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये डेस्टिनेशन होंगे। 10 साल बाद, 5 साल बाद देख लेना आप। समझ में आया? सरकार ने देश भर में तीर्थों और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर बल दिया है। इससे अब भारत में तीर्थ यात्रा आसान हुई है। वहीं दुनिया भी भारत के हेरिटेज टूरिज्म को लेकर आकर्षित हुई है। किसको? हेरिटेज टूरिज्म को लेकर आकर्षित हो रही है। बीते 1 वर्ष में 8.5 करोड़ लोग काशी गए। कितने? 8.5 करोड़ लोग काशी गए, काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। ठीक है। 5 करोड़ से अधिक लोगों ने महाकाल के दर्शन किए। उज्जैन महाकालेश्वर टेम्पल है ना, महाकाल के दर्शन किए। 19 लाख से अधिक लोगों ने केदार धाम की यात्रा की। भैया यहां का इतना ही है अभी, क्योंकि ज्यादा यहां अगर जिस दिन 8 करोड़ लोग आ गए, समझ लेना सारा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए लिमिटेड लोग ही जाएं तो वो ज्यादा बेटर है। यहां पर हिमालय है, ये क्या है, अस्थिर है। कैसा है? इतने काफी हैं। अयोध्या धाम में ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद 5 दिनों में 13 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 13 लाख ने तो दर्शन किए। अंदर जो लिस्टेड है उसको दर्शन, इतने ही लोग बाहर रहे होंगे जिन्हें दर्शन नहीं हुए, तो उनका आंकड़ा नहीं है। जिन्होंने दर्शन किए उनका आंकड़ा है 13 लाख लोगों ने 5 दिन में। कितने दिन में? 13 लाख। अगर एक छोटा सा एग्जांपल, 13 लाख अगर चाय भी पी होंगी और एक चाय अगर 10 रुपए की भी रही होगी तो 10 से गुणा कर दो। इतना पैसा गया है कहां पर? खाना पीना छोड़ो, रहना छोड़ो, सिर्फ चाय की बात कर रहा हूं मैं। 1 करोड़ 30 लाख रुपया सिर्फ चाय में क्या हुआ, इन्वेस्ट हुआ है अयोध्या में। समझ में आया मंदिर बनने से क्या होता है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भारत में हर हिस्से में तीर्थ स्थलों पर सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। और खाने का भी ले लो और रहने का भी ले लो भाई। हाँ जी, इतने मतलब, हाँ जी यार, अगर दिन भर में सुन लो 10 रुपए की चाय तो मिलती है भाई। 10 की मिलती है कि 5 की मिलती है? 10 की मिलती है। खाना कितने का मिलता है? या 100 रुपए लगा लूं दिन भर का कि 200 लगाऊं? चलो मैं मिनिमम लगा रहा हूं कि 100 रुपए खाने का, 500 रुपए रहने का, और 13 लाख 500, 600 और 2 चाय लगा लो, 620 रुपए। 620 रुपए को गुणा कर दो 13 लाख से। 5 दिन में इतना पैसा अयोध्या में गया है। और अयोध्या के अंदर जो लोग थे उनको रोजगार मिला होगा। और अगर मैं ये बोलूं कि 100 रुपए आने जाने में भी लगे होंगे वहां अंदर, ऑटो वोटो कराने में, है ना, तो उसको भी जोड़ दो, 720 रुपए हो गए। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपके ऋषिकेश में एक दिन में, मतलब 5 दिन में 80 करोड़ 60 लाख रुपए आते हैं, आप अपने आप ही अगले दिन मुझे कार में घूमते हुए दिखाई दोगे। इसमें हाँ मेहनत करनी पड़ती है बस। चलो जी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भारत में हर हिस्से में तीर्थ स्थलों पर सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। देश की युवा शक्ति को कौशल और रोजगार से जोड़ने के लिए भारत सरकार स्पोर्ट्स इकोनॉमी को मजबूत कर रही है। किसको? स्पोर्ट्स इकोनॉमी को मजबूत कर रही है। सरकार ने खेलों और खिलाड़ियों को अभूतपूर्व मदद दी है। आज भारत एक बहुत बड़ी खेल शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। पहले टीम हार के आती थी ना, थू थू करते थे लोग, हार के। आज टीम हार भी रही है ना, तो
प्रधानमंत्री मिलने जा रहे हैं, उनको भोज क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे सांत्वना बात की बात है, उनको भोजन पर बुला रहे हैं और उनको क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि कोई नहीं बेटा, इस बार हारे हो ना, अगली बार जीत के आना। और ऐसा भी नहीं बोल रहे अगली बार जीत के आना, खुद ही अंदर से होता है यार। क्या माना आप कंपटीशन में फेल हो गए और आप प्रधानमंत्री आपको भोज पे बुलाएं, आइए, अरे कोई दिक्कत नहीं है, फेल हुए हैं, दूसरे नंबर पे रहे हैं, फेल नहीं बोलते इसको। तो आपके अंदर खुद ही आएगा यार, जब इतने पे दूसरे नंबर पे मुझे प्रधानमंत्री बुला रहे हैं खाने पे, तो यार मैं क्यों ना पहला टॉप करूं। तो ओलंपिक में भी आएंगे भाई गोल्ड मेडल, क्या होंगे। और ये बड़ी चीज है प्रधानमंत्री की कि अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालना किसके लिए। तो कहां पहुंचे भाई हम। तो खेलों और खिलाड़ियों को अभूतपूर्व मदद दी है। आज भारत एक बहुत बड़ी खेल शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। खिलाड़ियों के साथ ही आज हम स्पोर्ट्स से जुड़े दूसरे क्षेत्रों पर भी बल दे रहे हैं। आज नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन चुकी है। देश में सरकार ने दर्जनों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं। इससे स्पोर्ट्स को एक प्रोफेशन के रूप में चुनने का अवसर युवाओं को मिलेगा। खेल उपकरणों से जुड़ी इंडस्ट्री को हर प्रकार की मदद दी जा रही है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अनेक खेलों से जुड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स का शानदार आयोजन किया है। देश के युवाओं में कर्तव्य बोध और सेवा भाव का विस्तार करने के लिए मेरा युवा भारत संगठन बनाया गया है। क्यों बनाया गया? देश के युवाओं में कर्तव्य बोध और सेवा भाव का विस्तार करने के लिए मेरा युवा भारत, क्वेश्चन बनेगा यहां से, मेरा युवा भारत संगठन बनाया गया है। अभी तक इस संगठन में लगभग 1 करोड़ युवा जुड़ चुके हैं। कितने? आप भी जुड़िए। बीते 10 वर्षों में एक और पुरानी सोच को बदल दिया गया है। पहले कूटनीति से जुड़े कार्यक्रमों को दिल्ली के गलियारों तक सीमित रखा जाता था। दिल्ली के गलियारों तक सीमित रखा जाता था। इस सरकार ने इसमें भी जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की। इसका एक बेहतरीन उदाहरण भारत का G20 अध्यक्षता के दौरान देखा गया। यार ओणी गांव को मुझे नहीं लगता कभी किसी ने पूछा होगा, दिल्ली के साहबों ने, किसी ने पूछा, लेकिन हमने देखा। क्या देखा? ओणी गांव का विकास देखा हमने। ओणी गांव ऋषिकेश से मेरे ख्याल से 1-2 किलोमीटर, कितना होगा, 3 पैदल ले गया था मैं आपको, कितना 3 किलोमीटर होगा, इतना ही होगा, 3-4 किलोमीटर। कोई नहीं जानता था ओणी गांव क्या है, लेकिन ओणी गांव को क्या बनाया गया, दिखाया गया G20 वालों को। ऊपर नरेंद्र नगर में जो होटल्स हैं वो बुक कराए गए, ऋषिकेश के कई होटल्स बुक कराए गए। ऋषिकेश में बहुत सारा क्या किया गया, विकास किया गया। इसके लिए नगर निगम ऋषिकेश और नगर पालिका मुनि की रेती के लिए धन्यवाद है। क्या है कि उन्होंने जो अभियान चलाया, बहुत कम समय में जो तैयारी की, वो बहुत क्या थी, सराहनीय थी। ठीक है। और हमने देखा कि लाइट की बड़ी अच्छी व्यवस्था हुई। हमने अपने जानकी सेतु को देखा, हालांकि वो लाइट बाद में उतर गई। इतना बोझ नहीं डाल सकते ना हैंगिंग ब्रिज पे, अरे नहीं डाल सकते भाई, समझा करो, कुछ और चीजें नॉर्म्स भी पूरे करने होते। लेकिन जो साफ सफाई हुई वो हमेशा, मतलब जो कुछ चीजें हैं वो हमेशा के लिए बन गई। तो इन नगर पालिका मुनि की रेती और नगर निगम ऋषिकेश के जितने भी कर्मचारी हैं, शहरी विकास विभाग को धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है। G20 अध्यक्षता के दौरान देखा गया, भारत ने G20 को जिस प्रकार जनता से जोड़ा वैसा पहले कभी नहीं हुआ। देश भर में हुए कार्यक्रमों के जरिए भारत के वास्तविक सामर्थ्य से दुनिया का परिचय हुआ। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में पहली बार इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए, क्योंकि दुनिया पता क्या बोल रही थी, जम्मू कश्मीर में जी ऐसा है, जम्मू कश्मीर में। उन्होंने कहा खुद ही यार G20 का सम्मेलन करा दिया। क्या करा दिया? नॉर्थ ईस्ट ले गए। उन्होंने कहा नॉर्थ ईस्ट में ऐसा है वैसा है। उन्होंने कहा देखो नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर में देखो, बढ़िया। पूरी दुनिया में मैसेज गया कि नहीं भाई, जम्मू कश्मीर में नॉर्मल है सब कुछ। क्या है? सेना है, वो तब तक रहेगी जब तक मानसिकता चेंज नहीं करेंगे लोग। जिस दिन मानसिकता चेंज हो जाएगी, पत्थर फेंकने की प्रवृत्ति बंद हो जाएगी, अपने विकास और देश के विकास में योगदान देंगे, उस दिन सेनाएं भी अपने आप नीचे आ जाएंगी। भाई कभी नागालैंड में हुआ करती थी सेनाएं, आज थोड़े होती उतनी सेना। पहले जैसे जम्मू कश्मीर में वैसे नागालैंड में। आज वो इंग्लिश बोलते हैं, बढ़िया अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया उनके, समझ में आया। पूरी दुनिया ने भारत में हुए ऐतिहासिक G20 सम्मेलन की प्रशंसा की। ऐसे बटे हुए माहौल में भी एक मत से दिल्ली घोषणा पत्र जारी होना ऐतिहासिक है। विमेन
लेड डेवलपमेंट से लेकर पर्यावरण के मुद्दों तक भारत का विजन दिल्ली घोषणा पत्र की नींव बना है। क्या बना है? विमेन लेड डेवलपमेंट से लेकर पर्यावरण के मुद्दों तक भारत का विजन दिल्ली घोषणा पत्र की नींव बना है। भारत के प्रयासों से G20 में अफ्रीकन यूनियन, ये ध्यान रखना आपने, क्वेश्चन बनेगा, अफ्रीकन यूनियन की स्थायी सदस्यता को भी सराहा गया है। अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीका एक महाद्वीप है, 54 से ज्यादा देश हैं, 54 के आसपास देश हैं, उनमें एक अफ्रीकन यूनियन है, उसको भी क्या किया गया भाई? स्थायी सदस्यता दी गई है। सब लोग अफ्रीका को गरीब गरीब और क्या डार्क कॉन्टिनेंट और पिछड़ा हुआ ये बोल के क्या करते हैं। हमने कहा अफ्रीका को क्या करो, G20 में बुलाओ। ये थोड़े यार कि तुम्हारी शादी होगी तो तुम खाली अमीर लोगों को बुलाओगे। अमीरों से शान होती है क्या? गरीबों को भी बुलाओगे। किसको? और जब गरीबों को बुलाओगे तो वो हमेशा के लिए आपका धन्यवाद करेंगे और डांस भी वही करेंगे भाई, ये भी ध्यान रखना। गरीब अमीर कुछ नहीं होता है, धन का ऊंचा नीचा है, कभी किसी के पास है कभी किसी के पास नहीं है, खत्म। एक दिन देखना अफ्रीका, सबसे ज्यादा संभावनाएं जो है प्राकृतिक दृष्टि से वो कहां पर है? अफ्रीका में। कहां पर है? दृष्टि के ऊपर डिपेंड करता है। तो अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता को भी सराहा है। इसी सम्मेलन के दौरान भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा कर चुका है। इंपॉर्टेंट है, मेंस में लिखने के लिए आएगा। मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा हुई है। यह कॉरिडोर भारत की सामुद्रिक सामर्थ्य को और सशक्त करेगा। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का लॉन्च होना भी बड़ी घटना है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पहले सोलर एनर्जी पर बना था, अब बना है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। सोलर अलायंस से क्वेश्चन बन चुका है, गुरुग्राम में है, ग्वाल पहाड़ी में है ना सोलर अलायंस का, अंतरराष्ट्रीय जो सोलर अलायंस का मुख्यालय है वो कहां पर है? ग्वाल पहाड़ी, गुरुग्राम, गुड़गांव जिसको बोलते हैं। ऐसे ही मैंने कहा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का लॉन्च होना भी बहुत बड़ी घटना है। इस प्रकार के कदम वैश्विक समस्याओं के समाधान में भारत की भूमिका का विस्तार कर रहे हैं। सरकार ने दुनिया भर में काम कर रहे भारतीयों को नया भरोसा जगाया है। ऑपरेशन गंगा, सुन लो भैया, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी और वंदे भारत जैसे अभियान चलाकर जहां जहां संकट आया वहां से हर भारतीय को हमने तेजी से सुरक्षित वापस लेकर आए हैं। ये जो ऑपरेशन है, जैसे भाई माना इजराइल और फिलिस्तीन में गड़बड़ हो गई या कहीं किसी देश में जैसे यूक्रेन और रूस के बीच में हो गया, तो भारतीयों को वापस लाना किसकी जिम्मेदारी है? भारत सरकार, विदेश मंत्रालय एकदम सजग होता है। अब हमने क्या किया? ऑपरेशन गंगा चलाया, ऑपरेशन कावेरी चलाया, वंदे भारत चलाया और अपने भारतीयों को हम बिल्कुल क्या सुरक्षित वापस लेके आए। और कमाल की बात यह है कि इन युद्धरत राष्ट्रों में भी बताया जा रहा है कि अगर आपने बोल दिया कि मैं भारत का हूं, आपकी फिर ज्यादा क्या नहीं हो रही है? पड़ताल नहीं हो रही है। इतना सम्मान आप भारतीयों को क्या मिल चुका है विदेशों में। मजाल है कि कोई क्या करे, भारतीयों पर क्या हमला कर दे, है ना? इसकी मजाल है जो छेड़े दिलेर को। ठीक है, सरकार ने योग, प्राणायाम समझते हैं, प्राण के आयाम को बढ़ाना, एम्पलीट्यूड को बढ़ाना, प्राणायाम, योग, प्राणायाम और आयुर्वेद की भारतीय परंपराओं को पूरी दुनिया तक पहुंचाने में निरंतर प्रयास किए हैं। पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय में 135 देश के प्रतिनिधियों ने एक साथ योग किया। और आप योग नगरी में रह रहे हो भाई, कहां रह रहे हो? योग नगरी में। इसमें भी बड़ा पोटेंशियल है। क्या है? ढंग से कीजिए, उसके बाद देखिए दुनिया आएगी आपके पास क्या करने के लिए? योग सीखने। एक साथ 135 देशों के प्रतिनिधियों ने एक साथ योग किया। यह अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। मेरी सरकार ने आयुष पद्धति, मैंने कल बताया था आपको, आयुष, आयुर्वेद, योग, योगा नहीं, योग, नॉट योगा, योग। और अंग्रेज बोलते हैं यार योगा, हमारा जो शब्द है वो योग है। मैंने क्या क्या बताया आपको? आयुर्वेदा थोड़े बोलेंगे आप, गेंजेस थोड़े बोलेंगे, गंगा बोलेंगे आप। क्या बोलेंगे? गंगा, गेंजेस नहीं, वो अंग्रेज बोलेंगे।
मैंने कहा आयुर्वेद, योग, उसके बाद यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। ठीक है, ठीक है। आयुष पद्धतियों के विकास के लिए एक नया मंत्रालय बनाया है। क्या किया है? आयुष पद्धतियों के विकास के लिए एक नया मंत्रालय बनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला पारंपरिक औषधियों हेतु वैश्विक केंद्र भी भारत में बन रहा है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पहला पारंपरिक औषधियों हेतु वैश्विक केंद्र कहां बन रहा है? भारत में बन रहा है। सभ्यताओं के कालखंड में ऐसे पड़ाव आते हैं जो सदियों का भविष्य तय करते हैं। भारत के इतिहास में भी ऐसे अनेक पड़ाव आए हैं। इस वर्ष 22 जनवरी को भी देश ऐसे ही पड़ाव का साक्षी बना है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में, भैया 22 जनवरी याद रखना है, 22 जनवरी अयोध्या में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। यह करोड़ों देशवासियों की इच्छा और आस्था का प्रश्न है, जिसका उत्तर देश ने पूरे सद्भाव के साथ खोजा है। महामहिम राष्ट्रपति ने अपने उद्बोधन श्रद्धेय अटल जी की पंक्तियों के साथ किया। अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं, किसी चुनौती के सम्मुख कभी झुके नहीं है। क्या नहीं है? और ये यहीं पर मैं क्या कर रहा हूं, इसको इति कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं कि महामहिम राष्ट्रपति का भी भाषण, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने सब आपके सामने रख दिए हैं। इन्हीं के बीच में से छोटे छोटे जो होंगे क्वेश्चन होंगे आपके प्री में, वो बनेंगे। मेंस में और निबंध में आपको लिखने के लिए इसमें सहायता मिलेगी। ठीक है।